साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही रहस्य और रोमांच से भरपूर स्टोरी हम आपके सामने लेके आए। साथियों कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको सुनते ही आदमी के दिमाग में अजीब से इमोशंस आते हैं। अब मैं एक नाम आपके सामने ले रहा हूं, मोसाद। जो मैंने आपके सामने नाम लिया मोसाद का, आपके सामने अजीब से इमोशंस आए होंगे। इजराइल की सबसे बड़ी गुप्तचर संस्था, दुनिया की सबसे बेहतरीन जासूसी संस्था, रहस्य, रोमांच, जज्बे से भरपूर जासूसी संस्था, और उसी मोसाद का सबसे बढ़िया जासूसी का कारनामा आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। और ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन आइकमैन। साथियों मैं पहले बता दूं आइकमैन कौन था। जब 1932 से 1940 तक 1942 तक जब जर्मनी में यहूदियों पर जमकर अत्याचार हुआ, कहते हैं 60 लाख यहूदियों को यातना गृह में डाल करके उनको जिंदा मार दिया गया, गैस चैम्बर में डाल करके उनको मार दिया गया। उनको मारने के पीछे कहते हैं कि हिटलर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका आइकमैन की थी। और जैसा आप जानते हैं मोसाद एक ऐसी संस्था है कि जिस व्यक्ति को पकड़ना हो उसको पकड़ के दम लेते हैं, जिस व्यक्ति को मारना हो उसको मार करके दम लेते हैं। उनके सामने इफ्स एंड बट्स नहीं होते। तो जो ही वर्ल्ड वार समाप्त हुआ, हिटलर तो मारा गया लेकिन आइकमैन का पता नहीं चला। और यह स्टोरी है कि उस मोसाद ने आइकमैन का कैसे पता लगाया, दुनिया के किस कोने में छुपाया और किस तरह से उसको मारा। साथियों बहुत बढ़िया स्टोरी मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। अगर आपको अच्छी लगे इस चैनल को जरूर आप वीडियो को जरूर आप शेयर कीजिए आगे। साथियों यह घटना 1957 की, पतझड़ का मौसम है तेल अवीव में, बड़ा अच्छा सा मौसम है। ईसर हेरल नाम है डायरेक्टर मोसाद। उस समय वो अपने ऑफिस में बैठे हैं और फ्रैंकफर्ट से उनके पास एक मैसेज आता है डॉक्टर बाउर का। अब डॉक्टर बाउर कौन है ये भी बता दूं। डॉक्टर बाउर एक बहुत बढ़िया डॉक्टर है, यहूदी डॉक्टर थे। और 1934 में उनको भी यातना गृह में कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया। लेकिन डॉक्टर बाउर ने अपने जज्बे और हिम्मत के सहारे उस यातना गृह से एक दिन रात को चुपचाप निकल गए और निकल करके वो गुमनामी के साय में चले गए चुपचाप। लेकिन जो ही वो विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद डॉक्टर बाउर ने कहा, उन्होंने सोचा है कि यहूदियों पर जिसने भी अत्याचार किए एक एक व्यक्ति को ढूंढ करके चुन करके उनसे मैं बदला लूंगा। तो ये उस आदमी की शपथ थी। और जैसा मैंने आपको कहा कि यहूदी और इजरायली और मोसाद जब शपथ ले लेते हैं तो शपथ को पूरी करने का उनमें जज्बा होता है। तो डॉक्टर बाउर का मैसेज आया। और क्या मैसेज था ये सिर्फ ईसर को पता था। ईसर ने नवंबर 1957 में एक आदमी को फ्रैंकफर्ट भेजा उसी मैसेज के फॉलोअप में कि भाई तुम डॉक्टर बाउर से मिल लो। जब डॉक्टर बाउर ने से जब मिला तो डॉक्टर बाउर ने कहा कि 60 लाख यहूदियों का हत्यारा आइकमैन इस समय जिंदा है। बड़ी चौंकाने वाली खबर। वो जिंदा है और अर्जेंटीना में छिपा है। तो क्योंकि अर्जेंटीना में छिपा था और उसने ये भी कहा कि अर्जेंटीना में छिपा है और मैं ये चाहता हूं कि मोसाद निश्चित कर ले कि आइकमैन को पकड़ना है, चाहे जिंदा या मुर्दा कैसे भी पकड़ना है, और उसको पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके जो एक मित्र हैं, डॉक्टर बाउर के एक मित्र हैं, उन्होंने ये बताया उनको कि उनकी लड़की एक यंग लड़के के साथ डेटिंग पर है आजकल। और जिस यंग लड़के के साथ डेटिंग पर है बड़ा खूबसूरत है और उसका नाम है निक आइकमैन। वो वाला जो आइकमैन है उसका नाम है एडोल्फ आइकमैन। तो उन्होंने कहा कि निक आइकमैन है और निक आइकमैन की शक्ल कुछ कुछ एडोल्फ आइकमैन से मिलती जुलती है। तो हमें ऐसा डाउट हो रहा है कि शायद वो वहीं छिपा हुआ हो, तो इसलिए आप इसकी जानकारी करें पूरी। बाउर से मिलकर के ईसर का जो एजेंट होता है वापस आ जाता है, तेल अवीव में वापस उनसे मिलता है। अब हुआ क्या कि उसके बाद इजराइल का एक जासूस अर्जेंटीना जाता है,
उस लड़की के फादर से भी मिलता है, उस लड़की का जो लवर था जिसके साथ डेट कर रही थी उसको भी देखा गया। ऐसा लगा कि जैसे एक श्मिट नाम का व्यक्ति है, वो शायद एडोल्फ आइकमैन हो सकता है, लेकिन बाद में पता लगा कि नहीं नहीं ये गलत चीज थी और वो इस तरह का आइकमैन है ही नहीं, वो श्मिट नाम से कोई दूसरा व्यक्ति था। वो फाइल वहां पर क्लोज कर दी गई। जब फाइल क्लोज की तो 2 महीने बाद डॉक्टर बाउर वापस तेल अवीव आते हैं फ्रैंकफर्ट से, और उस पर ईस्टर पर बड़े गुस्सा होते हैं कि आपने ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, इस फाइल को वापस खोली जाए, और आइकमैन अर्जेंटीना में ही छिपा हुआ है और उसका असली नाम श्मिट नहीं है बल्कि क्लेमेंट है। यहां तक जानकारी दे दी उनको। ईसर ने जो डिप्टी डायरेक्टर थे मोसाद के, मिस्टर आहरोनी, उसको ये जानकारी दी कि ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण केस है और इस केस को तुम्हें सॉल्व करना है। इजराइल में साथियों कल्चर है कि जब भी इस तरह की कोई बात होती है तो स्वयं जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है वो खुद उस केस की तहकीकात करता है, खुद भेष बदल करके दूसरे देशों में जाता भी है। आहरोनी कहते हैं उस समय मोसाद के डिप्टी डायरेक्टर थे, ईसर तो डायरेक्टर थे, आहरोनी डिप्टी डायरेक्टर थे। आहरोनी को केस की सारी कमान सौंप दी गई। फरवरी 1960 में आहरोनी ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी में लैंड करते हैं, और जो लैंड करते हैं वो एक यूरोपियन पासपोर्ट पर लैंड करते हैं। इजरायली पासपोर्ट पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक छद्म नाम से सारा काम होना था। कैल चेकब्यूको, ये एक लोकल एड्रेस था वहां का। कैल चेकब्यूको पता लगा कि क्लेमेंट शायद वहां रह रहे हैं। क्लेमेंट के उस एड्रेस पर पहुंचा गया तो लोगों ने कहा कि साहब यहां से खाली करके चले गए मकान, और खाली करके कहां गए हमें भी पता नहीं। आहरोनी ने अपना हुलिया वगैरह बदल करके आसपास कहते हैं 1.5-2 महीने तक घूमता रहा, और एक दिन आहरोनी को नया पता उनका मिल गया, और वो जो नया पता मिला वो था सैन फर्नांडो। ब्यूनस आयर्स में एक जगह सैन फर्नांडो के, वहां चले गए। वहां जब वो गए तो उनको ऐसा लगा कि शायद यही वाला घर हो सकता है। अब सैन फर्नांडो के उस घर में प्रवेश कैसे करें? साथियों, आहरोनी अपना बिजनेस सूट पहन करके उस घर में जाते हैं। एक लेडी दरवाजा खोलती है। अब मैं आपको थोड़ा सा बैकड्रॉप में लेके चल रहा हूं। आइकमैन भाग करके चले गए, उनके लिए तो कहा गया कि ये अर्जेंटीना में, लेकिन उनकी पत्नी भी थी और 3 बच्चे भी थे, उनका पता नहीं लग रहा था कहाँ है क्या है। तो उस घर में जब कॉल बेल बजा करके आहरोनी ने प्रवेश किया तो एक लेडी ने दरवाजा खोला। तो आहरोनी के पास उनकी वाइफ का थोड़ा सा मेंटल आइडिया उन्होंने बना रखा था, कैरिकेचर। जो ही लेडी दरवाजा खोला उनको डाउट होता है कि शायद ये आइकमैन की वाइफ हो सकती है, लेकिन क्योंकि 15-20 साल गुजर चुके थे, 1935-36 की बात थी और आज 1957 में वहाँ जा रहे थे, तो थोड़ा सा रफ आइडिया हुआ। उनकी वाइफ ने दरवाजा खोल के कहा कि किस काम से हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं यहाँ पर एक स्विंग मशीन का एक प्लांट लगाना चाहता हूँ, इस एरिया में सिलाई मशीन का एक प्लांट लगाना चाहता हूँ, और जब मैं प्लांट लगाना चाहता हूँ तो मैं 3-4 मकान एक साथ खरीदना चाहता हूँ, आपका मकान भी हो और एक पीछे वाला मकान भी हो, ताकि उनको किसी तरह का डाउट नहीं कि मैं पीछे वाला मकान भी खरीदना चाहता हूँ, ये भी खरीदना चाहता हूँ, तो मैं आपका मकान भी देख लूँ एक बार। तो जब ये सारी बातचीत हो रही थी तो उनका कैमरा चालू था, क्योंकि उस मकान का पूरा हुलिया उनको लेना था। कहते हैं कि उनकी मिसेज ने पूरा मकान वगैरह बताया। आहरोनी चाह ही रहा था कि कहीं ड्राइंग रूम में या कहीं पर आइकमैन की फोटो भी मिलती, लेकिन आइकमैन की फोटो नहीं थी वहां पर। तो उसने कहा ठीक है, मकान का हुलिया वगैरह सारा देख लिया। शाम को वापस घर आ गया। नेक्स्ट डे आहरोनी ने क्या किया, कई यूरोपियन सिटीज में, अब इंडिया में होने लगा, एक सिटी आर्काइव्स होती है। जब आप अपने मोबाइल फोनों के तो सिटी आर्काइव्स में, अब देखिए 1958 की बात है, उस समय उन्होंने सिटी आर्काइव्स में जाकर के देखा कि ये मकान किसके नाम पर है, तो उसके होश उड़ गए। ये मकान मिसेज आइकमैन के नाम पर था। तो अब उसको 100% ये परफेक्ट हो गया कि ये मिसेज आइकमैन की वाइफ ही है और आइकमैन यहीं पर रह रहे हैं और क्लेमेंट के नाम से रह रहे हैं। साथियों, अब 3-4 बार वो बराबर जाते रहे, लेकिन आइकमैन उनको नजर नहीं आया इस कॉलोनी में। अब ये उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। मोसाद के एक एजेंट ने कहा कि आइकमैन अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं और
आइकमैन अपनी बर्थडे पर हमेशा वाइफ के साथ रहता है, और उस वाइफ की बर्थडे, हस्बैंड की बर्थडे 21 मार्च को आने वाली, मतलब आइकमैन की बर्थडे 21 मार्च को आने वाली, वो दुनिया के किसी भी कोने में होगा, 21 मार्च को जरूर वहां पहुंचेगा। तो कहते हैं कि आरोनी 21 मार्च को सुबह 6 बजे से उस कॉलोनी के चक्कर लगाने लगे। कहते हैं कि सुबह 11 बजे एक शख्स निकलता है उस कॉलोनी में। अब देखिए, क्योंकि आइकमैन का जो फोटो उनके पास था वो 20 साल पुराना फोटो था, तो एक चेहरा आता है, उसी तरह की हाइट, उसी तरह की चिन, उसी तरह का लंबा नाक और चश्मा, हुलिया परफेक्ट मैच कर रहा है आइकमैन से। अब देखिए, उसको लग गया आइकमैन है, लेकिन तेल अवीव से, इजराइल से यह जगह ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना 12,000 किलोमीटर की दूरी पर है। अलग देश, अलग संस्कृति, सब कुछ है। आइकमैन को आप पहचान भी लें, लेकिन उसके बाद भी आपके हाथ बंधे हुए रहते हैं। उसने आइकमैन को पहचान लिया। इमीडिएटली शाम को अहरोनी ईसर, जो डायरेक्टर है मोसाद के, उनको मैसेज करता है कि आइकमैन को मैंने पहचान लिया है, 100% ही इज आइकमैन। उसी समय 10 मिनट बाद ही ईसर इजराइल के प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री थे बेन गुरियन से मिलते हैं, और वो कहते हैं कि सर आइकमैन को पहचान लिया गया है, लोकेशन देख ली गई है, सब कुछ देख लिया गया है। तो कहते हैं कि बेन गुरियन ने यह कहा कि मुझे आइकमैन जिंदा चाहिए। साथियों, इजराइलियों का जज्बा देखिए कि 12,000 किलोमीटर, देश अपना नहीं, संस्कृति अपनी नहीं, लोग अपने नहीं, बिल्कुल अलग सा एनवायरमेंट, लेकिन प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मुझे वो व्यक्ति जिंदा चाहिए, और ईश्वर उनको विश्वास दिलाते हैं कि आपको जिंदा सौंपा जाएगा। अब साथियों, चूंकि ईसर तेल अवीव में बैठे हैं, अब सारा ऑपरेशन ईसर को यहां से करना है। ईसर 12 आदमियों की एक टीम बनाते हैं, और जो टीम बनाते हैं उसमें ईसर स्वयं भी हैं। अब देखिए, डायरेक्टर मोसाद वो खुद भी उस टीम का पार्ट है जो कि अर्जेंटीना में जाने वाली है। कितनी बड़ी बात है। ईसर स्वयं है, 2 बहुत सीनियर कमांडर्स भी हैं। एक रफी इतान है, वो रफी इतान के लिए कहते हैं कि बड़े से बड़े ऑपरेशन किए, लेकिन उसने अपने पास कभी भी गन नहीं रखी, कभी पिस्टल नहीं रखी। उसने कहा कि आदमी का आईक्यू लेवल बढ़िया होना चाहिए, बिना गन के भी सारे काम हो सकते हैं। तो रफी इतान था। एक डॉक्टर था, क्योंकि डॉक्टर इसलिए जरूरी था कि जब अगर वो पकड़ा भी जाएगा तो उसको लेके आने के लिए हो सकता है उसको सेडेटिव देने पड़े, इंजेक्शन देकर उनको बेहोश करना पड़े, तो एक बहुत बढ़िया डॉक्टर था। 2 औरतों को रखा गया ताकि टीम को किसी तरह से जो किसी तरह से डाउट नहीं हो। और उसमें जब 12 लोगों को चुना गया तो 28 अप्रैल को 4 लोगों की एडवांस टीम ब्यूनस आयर्स पहुंचती है, लेकिन वो चारों लोग 4 डिफरेंट लोकेशन से पहुंचते हैं। एक आदमी फ्रांस से पहुंचता है, एक आदमी वॉशिंगटन से पहुंचता है, एक आदमी इजिप्ट से पहुंचता है, एक आदमी स्पेन से पहुंचता है। जो भी लोग एमबीए वाले मुझे सुन रहे हो, दूसरे लोगों को सुन रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं कि स्ट्रेटेजी किस तरह से बनाई जाती है और किस तरह से एक्शन लिया जाता है। किताबों में पढ़ना अलग बात होती है, जब स्ट्रेटेजी बनाने का मौका था उसमें किस तरह से काम किया जाता है। चारों अलग अलग लोकेशन से वहां पर पहुंचते हैं, और चारों अलग लोकेशन से पहुंचते हैं। उन चारों के पास कई बड़ी अजीब सी चीजें होती हैं, जैसे मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, सेडेटिव्स हैं, इंजेक्शंस हैं, नकली दाढ़ी मूछें हैं, वॉकी टॉकी हैं जो कि उनको बाद में जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद वो चारों एडवांस टीम पहुंच करके एक मकान किराए पर लेते हैं। दूसरे दिन को मकान किराए पर मिल जाता है, लेकिन चारों लोग अलग अलग लोकेशंस पर रह रहे हैं, लेकिन एक मकान किराए पर वो ले लेते हैं। और उसके बाद उसी दिन 2 आदमी एक रेंटेड टैक्सी लेकर के, किराए की टैक्सी लेकर के सैन फर्नांडो, जहां पर की रह रहा है आइकमैन, उसको देखने के लिए जाते हैं। देखने के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि 4 बजे से रात को 8 बजे तक उनका रहने का प्लान इसलिए होता है क्योंकि उनको ये जानकारी मिल चुकी थी कि अब इस समय आइकमैन एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, और फैक्ट्री में भी एक फोरमैन के रूप में काम कर रहा है। सोचिए, जो जर्मनी का सबसे बड़ा जनरल रहा था, कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है साथियों, जो जर्मनी का सबसे बड़ा जनरल था, हिटलर के बाद नंबर 2 था, आज वो एक आम साधारण सी फैक्ट्री में गुमनामी की जिंदगी में फोरमैन के रूप में काम कर रहा है। और कहते हैं कि वो शाम को 7 से 8 बजे के बीच में वापस लौटता है अपने घर पे। जब वो दोनों आदमी देख रहे थे, शाम को 7:40 पर उस रोड पर उसके घर के सामने एक बस आके रुकती है, बस नंबर 203। उसमें से आइकमैन निकलता है शाम को 7:40 पर, निकल करके अपने घर में दाखिल हो जाता है। तो उन्होंने ये सोचा कि शायद यही वाला टाइम है इसका जिस पर कि रोज आता होगा। उसी समय
एक मैसेज जाता है इजराइल को, ईसर को और दूसरे लोगों को। एक वर्ड है सिर्फ, ऑपरेशन फिजिबल, कि ऑपरेशन फिजिबल है, हम इसको यहां से कब्जे में करके इजराइल तक ला सकते हैं। इसी बीच में क्या होता है साथियों, अब एक दूसरी घटना हो रही है, क्योंकि मैंने कहा ना 12,000 किलोमीटर दूर आदमी को पकड़ करके ले जाना कितना एक मुश्किल का काम होता है। 20 मई 1957 को अर्जेंटीना अपनी आजादी की 150वीं वर्षगांठ मनाएगा, यह इजराइल में पता लगा 20 मई 1957 को। और हर एक देश को उन्होंने इनवाइट किया है कि अपने अपने डेलीगेशन भी लेकर के आए वहां पर। तो ईसर और अहारोनी को यह एक बड़ा बढ़िया मौका मिला। अब देखिए, जासूसी संस्था, जो जासूस का जिनका दिमाग होता है, किस तरह से काम करते हैं। ईसर ने प्राइम मिनिस्टर बेन गुरियन से कहा कि कुछ भी हो, इजराइल का डेलीगेशन जाना चाहिए वहां पर। और बेन गुरियन भी नहीं समझ रहे कि क्यों जाना चाहिए, तो बेन गुरियन ने कहा ठीक है, चला जाएगा। अब उस डेलीगेशन को लीड करेंगे इजराइल के एजुकेशन मिनिस्टर, जिनका नाम है मिस्टर एबान। ईसर ने कहा और सारा अपना जोड़ तोड़ किया कि उस समय जो इजराइल का सबसे बढ़िया विमान था, जिसका नाम था विस्परिंग जाइंट, बड़ा लंबा चौड़ा विमान था, उन्होंने कहा कि हमारा जो डेलीगेशन जाए वो इस बढ़िया विमान में जाना चाहिए। तो इजराइल के एजुकेशन मिनिस्टर ने भी सोचा कि मैंने तो जिंदगी में कभी इस विमान में सफर ही नहीं किया, ये वाला विमान क्यों दिया जा रहा है, हम तो छोटे विमान में चले जाएंगे। तो क्योंकि ईसर ने सारा सब कुछ तय कर लिया था कि नहीं, विमान ये वाला जाएगा, क्योंकि स्ट्रेटेजी सारी उनके दिमाग में थी। साहब, प्रोग्राम ये तय हुआ कि जो फ्लाइट है, वो फ्लाइट नंबर 601 उसका नाम दिया गया, वो चलेगी तेल अवीव से ब्यूनस आयर्स, और शेड्यूल उसका रखा 11 मई को वहां से रवाना हो जाए। प्लेन क्रू के जो मेंबर्स थे, जो पायलट और दूसरे क्रू के मेंबर्स थे, ईसर ने कहा कि ये मैं सेलेक्ट करूंगा, कौन पायलट जाएगा, कौन क्रू मेंबर्स जाएंगे। उसमें अल्टीमेट मिशन क्या है, ये सिर्फ एक पायलट और एक क्रू मेंबर को पता है, बाकी किसी को पता नहीं है। पायलट चूंकि पहले इजराइल की एयरफोर्स में सर्व कर चुका है, उसको कॉन्फिडेंस में लेकर के ईसर ने कहा कि हम एक बहुत बड़े मिशन, क्योंकि अर्जेंटीना की 150 वर्ष की आड़ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सबसे अर्जेंट मिशन पर हम जा रहे हैं। और उसने पायलट को एक बात और की कि भैया एक बढ़िया सा मैकेनिक, फर्जी नाम से ही भले उसका फर्जी पासपोर्ट हम बना देंगे, एक अच्छा मैकेनिक तुम साथ में इस तरह का लो कि मान लो कभी विमान वापस उड़ाना पड़े और ग्राउंड क्लियरेंस ना भी मिले, और जिसको कि आप कहते हैं कि लैंड क्रू अर्जेंटीना का अगर क्लियरेंस ना भी दे तो विमान को अर्जेंसी में उड़ाया जा सके, इस तरह का एक मैकेनिक भी साथ ले लो। तो उसने कहा ठीक है, एक मैकेनिक वो भी तैयार कर लिया गया। और इसी बीच सारी व्यवस्था तेल अवीव में करने के बाद में 1 मई को ईसर खुद भी लैंड कर जाते हैं ब्यूनस आयर्स में। और जो ब्यूनस आयर्स में वो लैंड करते हैं, वो खुद भी यूरोपियन पासपोर्ट पे और किसी तीसरी होटल में जाकर के रुक जाते हैं। अब सोचिए, मोसाद का डायरेक्टर, मोसाद का डिप्टी डायरेक्टर, बढ़िया से बढ़िया पायलट, सारे के सारे उस मिशन को अंजाम देने के लिए तत्पर हो रहे हैं। साथियों, स्ट्रेटजी कैसे बनती है? ईसर जो ही आए, उन्होंने अर्जेंटीना में 300 बढ़िया रेस्टोरेंट थे, उनकी लिस्ट उनके पास है। उन्होंने अपनी टीम को कह दिया, मैं किसी भी रेस्टोरेंट में 2 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। और उनकी सारी टीम मेंबर्स को पता है कि सुबह 9 बजे उसी रेस्टोरेंट में मिलेंगे, 11 बजे उस रेस्टोरेंट में मिलेंगे, दिन को 2 बजे इस रेस्टोरेंट में मिलेंगे, जहां भी जिसको भी आना होता वहां उस रेस्टोरेंट में मिलता। कोई परमानेंट ठिकाना ईसर का नहीं है। और जब ऐसा हुआ तो उसके बाद उन्होंने टैक्सी किराए पर ले ली, और वो 2 टैक्सियां भी हर 2 घंटे बाद चेंज कर रहे थे टैक्सियां। फॉर्मल प्लान बनता है, फॉर्मल प्लान ही बनता है कि आइकमैन को 10 मई को पकड़ लिया जाए, 11 मई को इजराइल में प्लेन आएगा, इजराइल का प्लेन आएगा, और 12 मई को इसकी प्लेन की वापस टेक ऑफ होगा, उसके साथ ही उसको पकड़ के ले जाना है। मोडस ऑपरेंडी क्या होगी वो तो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अचानक क्या होता है, देखिए स्ट्रेटेजी में कभी कभी कैसे चेंज होता है। अचानक अर्जेंटीना का फोन वापस तेल अवीव जाता है कि साहब यहाँ हजारों लोग आ रहे हैं 150 वर्षगांठ मनाने के लिए, इसलिए हम 10 मई को आपके प्लेन को लैंड करने की अनुमति नहीं दे सकते, अच्छा होगा कि आप 19 मई को आ जाएं। सारी स्ट्रेटेजी 10 मई के हिसाब से सब कुछ चल रहा है। अचानक जब ये हुआ तो अब ईसर के सामने 2 ऑप्शन, या तो आइकमैन को 19 तारीख को पकड़े और 20 तारीख को यहां से रवाना हो जाए,
और या आइकमैन को 10 मई को ही पकड़ लें और 9 दिन अपने पास रखें और फिर 20 तारीख को रवाना कर दें। डिस्कशन हुआ और डिस्कशन के बाद उन्होंने ये कहा कि नहीं, पुराना प्लान ही बढ़िया है 10 मई वाला, लेकिन 10 मई के बजाय एक दिन उसको और पोस्टपोन कर दिया, 11 मई को हम आइकमैन को पकड़ लेंगे। अब पूरा ट्रैप चालू हुआ, जाल बिछा, और जाल जब बिछाया गया, ईसर खुद सुपरवाइज कर रहे हैं, आहरोनी खुद सुपरवाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। यह डिसाइड हो गया कि रोज शाम को 7:40 पर वापस आइकमैन अपने घर पर आते हैं। बस नंबर 203 सैन फर्नांडो के चौराहे पर उतरते हैं। वहां पर हल्की हल्की लाइट रहती है, वहां पर अंधेरा हो जाता है। 2 कारें की गई सर। एक कार है जिसको एबडक्शन कार किया कहा गया, और दूसरी कार थी जिसको प्रोटेक्शन कार कहा गया। पहली कार में जिसको आहरोनी खुद ड्राइव कर रहे हैं, देखिए आप, जिसको कि आहरोनी खुद ड्राइव करेंगे, और वो कार उसी के पीछे दूसरी कार जिसमें डॉक्टर है, और दूसरी कार ऐसी ली गई कि जिसकी बीम लाइट्स काफी अच्छी लाइट्स हैं। वो लाइट्स इसलिए है कि जो ही आइकमैन सामने से आएगा, बीम लाइट्स इतनी तगड़ी उसकी आंखों पे डले कि उसकी आंखें चुंधिया जाए, वो देख ना पाए। तो वो दूसरी कार, देखिए स्ट्रेटजी किस तरह से बना करती है साथियों, वही मैं आपको इसलिए हर चीज को बता रहा हूं। आहरोनी का और ईसर का स्पष्ट निर्देश था, अगर पुलिस आ जाए, कुछ भी हमारा प्लान फेल हो जाए, लेकिन आइकमैन जिंदा वापस पुलिस के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए। कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 11 मई डी डे आ गया। हर व्यक्ति अपनी अपनी मूछें बना रहा है, कुछ दाढ़ी बना रहा है। जिस पासपोर्ट पर जो फोटो लेके आए थे उस तरह के भी उन्होंने हुलिया अपना नहीं रखा। किसी ने दाढ़ी बना ली, किसी ने मूछें बना ली, किसी ने डिफरेंट अलग नाम रख लिया, सब कुछ अलग सा होने लगा। ईस्टर ने भी होटल से अपना चेकआउट कर लिया, आहरोनी ने अपने होटल से चेकआउट कर लिया, जिन जिनको जहां जहां से आना था। 1 बजे रेस्टोरेंट में मिलते हैं। ईश्वर और आहरोनी दोनों चुपचाप आते हैं, कहते हैं बड़ा इमोशनल भाषण ईश्वर ने दिया। ईश्वर ने यही कहा कि साथियों, जब जब भी हमारे पास संकट आया, जब जब भी हमने अपने शत्रु को देखे हैं, कोई भी ऐसा क्षण नहीं गया जबकि हमारा शत्रु हमारे से बच करके निकल गया हो, और फिर आज एक बड़ा मौका है। सबसे ज्यादा जुल्म जिस व्यक्ति ने सहे, आज हम उसको पकड़ने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है। 2:30 बजे दोनों कारें गैरेज से, अलग अलग गैरेज से निकलती हैं। सभी ने अपने कपड़े वापस बदल लिए। 6:30 बजे गली के नुक्कड़ पर दोनों कारें डिफरेंट डायरेक्शन से आकर के रुकती हैं। पहली कार, जिसको कैप्चर कार या एबडक्शन कार कहते हैं, खुद आहरोनी ड्राइवर है उसके। सेकंड कार में डॉक्टर वगैरह हैं। एग्जैक्ट 7:30 बजे दोनों कारें, सिग्नल मिल जाता है हमको। 7:40 हुई, बस आई, आहरोनी नहीं आया। 7:50 पर एक दूसरी बस आई, फिर आइकमैन दूसरी बस में भी नहीं आया। आहरोनी और ईश्वर दोनों के दिमाग में टेंशन, कहीं इंफॉर्मेशन लीक तो नहीं हुई है, कहीं पुलिस को इंफॉर्मेशन तो नहीं हुई है। जब ये बात कर ही रहे थे कि अब क्या किया जाए, जितने में 8:05 पे तीसरी बस आती है। सेकंड कार में जो ड्राइवर था उसने देखा आइकमैन उतर रहा है बस में से। अपने साथ सभी साथियों को अलर्ट करते हैं। आइकमैन उतर करके आ रहे हैं। सेकंड वाली लाइट, बीम लाइट अपनी चालू करती है। जो ही बीम लाइट चालू करती है, उसको दिखता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आता है पास में। जो ही धीरे धीरे पास में आता है, पहली गाड़ी से आहरोनी और बाकी के कमांडोज निकलते हैं, ओवर पावर करते हैं, दबाते हैं। जो ही दबाते हैं वो गिर जाता है, और गिरती जब चिल्लाता है तो दूसरी कार में बैठे ही वो जो डॉक्टर होता है इमीडिएटली वहां आते हैं, उसको पकड़ करके पहली कार में डालते हैं, उसके मुंह पर टेप लगा दिया जाता है। टेप लगा करके अब वो चिल्लाने की स्थिति में नहीं है, और इमीडिएटली पहली कार चलती है, उसके बाद दूसरी कार चलती है। जब दूसरी कार चलती है तो पहला काम ये करते हैं कि जो ऑर्डिनरी चश्मा होता है, कमांडो उस चश्मे को हटाते हैं, एक काला चश्मा उसको पहनाते हैं, और काला चश्मा पहना करके उसको एक सेंटेंस कहते हैं कमांडो, अब थोड़ी सी भी हिलने की कोशिश की, आवाज निकाली, यू विल बी डेड, आप मार दी जाओगे। कहते हैं कि आइकमैन बहुत ज्यादा घबरा जाता है उसमें, और जब घबराता है तो दूसरा कमांडो उसके लेफ्ट आर्म पिट पर हाथ डाल के देखना चाहता है, क्योंकि जो इजरायलियों के पास एक और था कि उसके लेफ्ट बगल में एक निशान है, उस निशान को देखना चाहता है कि परफेक्ट हो जाए कि वास्तव में आइकमैन यही है। निशान उसको मिल जाते हैं, स्कार मार्क्स उसको मिल जाते हैं, कि उन्होंने डिसाइड कर लिया, निश्चित हो गया कि आइकमैन ही है।
8:55 पर किराए का एक मकान लिया हुआ है, उस मकान में आइकमैन की गाड़ी एंटर हो जाती है, रख दिया जाता है। जो ही रखा जाता है उसका मुंह खोल करके उसको चेक किया जाता है कि कहीं मुंह में कोई जहर की गोली या ऐसा तो कोई कैप्सूल नहीं रखा है। सब कुछ हो गया। वहां पर ईसर आता है। ईसर आके कहता है, अब देखिए सवाल जवाब किस तरह का होता है। ईसर आके कहता है जबरदस्त वॉइस में, जर्मन वॉइस निकालता है क्योंकि जर्मन भी ईसर को आती है। ईसर कहते हैं what is the number of your नाजी कार्ड। हर एक नाजी फौज में नंबर दिया जाता है, वो उसको नाजी कार्ड का नंबर पूछता है, वो नंबर अपना बताता है 45326। उसका जर्मन सेना में जो नंबर था कंफर्म हो जाता है। उसके बाद कहता है योर नेम, वो नेम बताता है क्लेमेंट। फिर वापस जोर से पूछता है योर नेम, और वो बताता है एडोल्फ आइकमैन। जब बताता है सब कुछ क्लियर हो जाता है। और ये नाम बताने के बाद में आइकमैन कहता है कि मुझे पता है कि मैं मोसाद के आदमियों के हाथ में पड़ चुका हूं। और कहते हैं कि उसके बाद बड़ा वो घबराया हुआ होता है। और अब साथियों समस्या ये कि 9 दिन तक एक ऐसे बदमाश आदमी को संभालना, कहते हैं कि वो 12 आदमियों की टीम 9 दिन तक सोई नहीं, बराबर जगते रहे। उसको खाना भी खुद खिलाते थे, दाढ़ी खुद बना रहे हैं, ब्लेड नहीं दे सकते, कुछ कर नहीं सकते। टॉयलेट में जाए, टॉयलेट में एक आदमी सामने। और अब दूसरी तरफ क्या हुआ कि आइकमैन के बेटों ने अपने फादर की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। अब 9 दिन तक जो आदमी नहीं मिलेगा तो होगा ही होगा। और जो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई उसमें मोसाद का नाम उन्होंने डाउट में लिख दिया कि हो सकता है मोसाद के आदमियों ने उन पर कब्जा कर लिया। और उसमें एक सुझाव दिया गया अर्जेंटीना की गवर्नमेंट को कि जो इजराइल का दूतावास है उस इजराइल के एम्बेसडर को बंदी बना लिया जाए और बाद में बार्गेन की जाए। बाद में हो सकता है कि बार्गेन में हमारे पिताजी का पता बता दिया जाए। तो कहते हैं कि इजरायली अथॉरिटीज ने भी अपना बड़ा डिप्लोमेटिक प्रेशर लगाया, लेकिन उस स्थिति को कामयाब नहीं होने दिया गया। अब देखिए साथियों होता क्या है, 18 मई को तेल अवीव एयरपोर्ट पर प्लेन आता है। सभी लोग प्लेन में बैठते हैं। विस्परिंग जाइंट सबसे बढ़िया प्लेन है। अर्जेंटीना के राजदूत भी वहीं खड़े उस प्लेन को विदा करने के लिए। वो प्लेन वहां से चला, रोम में उतरा, रोम में रुका, स्टॉप ओवर था। रोम में 3 नए यात्री चढ़ते हैं। लोगों ने सोचा ये 3 नए यात्री कौन है। उन 3 नए यात्रियों में एक यहूदी है करमल। अब वो करमल क्यों चढ़ा? वो करमल इसलिए चढ़ा साथियों कि उस करमल की शक्ल 99% आइकमैन से मिलती है। उसको वहां चढ़ाया गया और उसको इसलिए चढ़ाया गया कि भैया तुम्हारी आईडी, तुम्हारा पासपोर्ट, ये सारा का सारा आइकमैन के काम आएगा। और उस पासपोर्ट में सिर्फ नाम बदला गया जिचरोनी के नाम से, जिचरोनी उसका नाम बनाया गया, लेकिन शक्ल वगैरह सारी आइकमैन की रखी गई, वो की वो रखी गई। और उस करमल को एक नया आईडी दे दिया गया। अब देखिए किस तरह से स्ट्रेटजी बनती है। करमल भी चढ़ गए, 2 दूसरे आदमी भी चढ़े। अब सब प्लेन अर्जेंटीना में उतरता है। अर्जेंटीना में उतर करके अब 2 दिन बाद उस प्लेन को वापस जाना है। प्लान ये है कि आइकमैन के साथ साथ, क्योंकि करमल का भी जो आईडी था वो एक क्रू मेंबर का आईडी था। अर्जेंटीना में क्या होता है, कई जगह हमारे यहाँ भी होता है, जो क्रू मेंबर्स का एक अलग गेट होता है और जो ऑर्डिनरी पैसेंजर्स होते हैं तो अलग गेट से आते हैं। आइकमैन को तैयार कर लिया गया, सब कुछ फिट हो गया। आइकमैन को इंजेक्शन दिया गया, सेडेटिव दिया गया। उस इंजेक्शन और सेडेटिव के बाद में क्या था कि आदमी चलेगा, देखेगा, सुनेगा, लेकिन बोल नहीं पाएगा। आंखें उसकी ब्लड हो जाती, वो चलता जाएगा। आप आगे चलोगे वो चलता जाएगा, लेकिन एक तरह संज्ञा शुरू हो गया, लेकिन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। इंजेक्शन दिया गया, उसको खड़ा किया गया, खड़ा करके उसकी जेब में करमल के आई कार्ड डाल दिया गया, सब कुछ डाल दिया गया। अब वो आइकमैन जिचरोनी हो गया। फोटो उसकी मिल रही है उसका हमशक्ल के साथ। 20 मई रवाना होने का टाइम, सारे लोगों ने अपने कमरे खाली कर दिए। रात को 12 बजे प्लेन को टेक ऑफ करना है। 9 बजे, रात को 9 बजे आइकमैन को नहलाया गया, उसकी दाढ़ी बनाएगी और जो फोटो थी उस हिसाब से थोड़े बहुत जो उसके चेंज करने थे उसको फेस के चेंज कर दिया गया। दवा दे दी गई, सेडेटिव दे दिया गया, चेक कर लिया गया, चल सकता है, देख सकता है, बोल नहीं रहा है। गाड़ियां चली। उस गाड़ी को
जिसमें आइकमैन बैठा है उसको आहारोनी स्वयं चला रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर मोसाद वो खुद गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर वो खुद बना है। क्रू मेंबर के गेट पर गाड़ी आ गई, गाड़ी से सभी उतरे। आइकमैन के पास जिस्टोनी का कार्ड था। लोगों ने, अर्जेंटीना की अथॉरिटी ने देखा, आया। अर्जेंटीना अथॉरिटी ने कहा कि ये इस तरह से कैसे चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि रात को सेकंड शिफ्ट में सब काम किया है काफ़ी, तो इसलिए तो थके हुए हैं। उन्होंने कहा ठीक है, उनको सभी लोगों को बिठा दिया जाता है। अब आहारोनी ने, क्योंकि आहारोनी के पास क्रू मेंबर का पासपोर्ट तो था नहीं, वो ड्राइवर के रूप में आया था, उनको छोड़ करके आहारोनी वापस नॉर्मल जो गेट है वहां से एंट्री लेते हैं। ईसर ऊपर एक रेस्टोरेंट है, वहां पर सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। ईसर ने भी जब देख लिया कि सब कुछ फिट हो गया है, एंट्री गेट पर एरोप्लेन आकर के रुक गया है, सारे पैसेंजर चढ़ रहे हैं, ईसर भी आकर के उसमें चढ़ जाते हैं। सारे पैसेंजर सब कुछ आ जाते हैं। जब चलने लगता है तो फिर कहते हैं कि 10 मिनट के लिए प्लेन को रोक दिया गया। फिर सभी के दिमाग में टेंशन। बाद में पता लगा कि वैसे ही कैजुअल वे में उसको रोक दिया गया। कहते हैं कि 12:05 पर वो विमान टेक ऑफ हो जाता है और कहते हैं कि 8 घंटे की फ्लाइट के बाद वो विमान जेरूसलम पर उतर जाता है। जब जेरूसलम पर उतरता है, ईसा सबसे पहले 1.5 घंटे बाद प्रधानमंत्री बेन गुरियन से मिलते हैं। बेन गुरियन कहते हैं कि हम जिंदा आइकमैन को पकड़ करके ले आए हैं। तो कहते हैं कि बेन गुरियन को विश्वास नहीं हुआ, वो 1 मिनट तक बोल नहीं सके। उसके बाद साथियों 2 साल तक इजरायली लॉज के हिसाब से आइकमैन पर कार्रवाई हुई, उसे फांसी की सजा हुई। और जब फांसी की सजा हुई तो कहते हैं कि 2 अलग अलग जल्लादों ने अलग अलग कमरों में बैठ करके अपने लीवर दबाए। आज तक ये पता नहीं कि कौन से जल्लाद ने उसको मारा है, ये भी वो एक सीक्रेट रखना चाहते थे। और जब वो मर गया, मरने के बाद में उसको समुद्र में ले जाकर के उसकी लाश को फेंक दिया गया। तो साथियों ये कहानी थी शौर्य की, जज्बे की, इन्वेस्टिगेशन की, रोमांच की। और रोमांच किसको की मैं आज आपके सामने शेयर करना चाहता है। तो साथियों अगले सप्ताह फिर मैं एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। ये एपिसोड, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर शेयर कीजिए। जरूर अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो उसको आगे भी आप सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद, नमस्कार।